एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बच्चों लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश सलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चों लोग, मेरे साथ जो है हम लोग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स पर जो है लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, और उसी क्रम में आज जो है मैं आपके सामने सेकंड वाला लेक्चर लेकर हाजिर हो गया हूँ। तो सेकंड वाले लेक्चर में हम लोगों को जो मुझसे सीखना है उसमें जो मैंने आपको कल कुछ एडीआई में आए हुए क्वेश्चन और सीजीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए थे, उसी क्रम में मैं आज फिर से उसी तरीके से जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत आराम से पहले मैं आपको सारा का सारा डिटेल थ्योरी दूंगा और फिर उसके बाद बताऊंगी देखो इस वाली थ्योरी से इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अपना मेन आइडिया रहेगा, यही अपना कोर आइडिया रहेगा जिसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं मेरे साथ। तो बैक टू बैक हम लोग क्या करते हैं, रिलैक्स होकर चीज़ों को पहले सीखते हैं, फिर उसका एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने के पहले एक बढ़िया वाली आप बच्चों के लिए अनाउंसमेंट कि 10 मार्च से एडीआई के एग्जाम के लिए हमने कंप्लीट कोर्स जो है लॉन्च किया है आप बच्चों के लिए, जिसकी फीस जो है 5,000 रुपए है। अगर आप 10 मार्च के पहले एनरोलमेंट ले लेते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगी और वो फीस हो जाएगी 2500 रुपीज़। और इस 2500 में हम सारा का सारा जो सिलेबस है इंक्लूडिंग हर एक टॉपिक, हर एक जो सब्जेक्ट है डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, जो भी क्लास में कंटेंट डिस्कस किया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, उसकी पीडीएफ आपसे शेयर की जाएगी और प्रैक्टिस के लिए भी आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। और जो भी आपको डाउट्स वगैरह हो हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। चलिए काम अपना शुरू करते हैं फटाक से। ये कॉन्टेक्ट नंबर है जिसमें आप चाहें तो कॉल करके और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से हमारे आज वाले सेशन पर। तो आज वाले सेशन पर ये शर्तें वगैरह मैंने जो आपको पिछले वाली क्लास में पढ़ा दिया था, तो जिन जिन बच्चों ने पिछले वाली क्लास अटेंड ना की हो, एक बार आप जो है पिछली क्लास तक यहाँ तक मैंने जो है डिलीवर किया था, ये वाला क्वेश्चन हमने कल तक डिस्कस कर लिया था, एक बार देख लीजिएगा, वीडियो अपलोडेड है। यहाँ से जो है आज हम लोग का क्लास नंबर 2 कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स का शुरू होता है, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, संचार का उद्देश्य। तो संचार का उद्देश्य विच मीन्स पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो हम कम्युनिकेट करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। हम लोगों को पता है जो मोटे तौर पर जो उद्देश्य है, मोटे तौर पर उद्देश्य ये होता है कि जैसे मान लिया दो लोग अगर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वह आपस में क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। आगे बात पकड़ में, आपस अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे और दूसरी वाली बात ये होगी कि जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हो, आप इस वाले टॉपिक पर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। यही जो है हमारे कम्युनिकेशन का उद्देश्य है, पर्पस है, मोटे तौर पर ये उद्देश्य होता है। बाकी टेक्निकल टर्म्स में क्या क्या बात होती है बस उसको देख लेते हैं, फिर अपन उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला है जानकारी प्राप्त करना। हाँ बिल्कुल है कि हम लोग जो है इन्फॉर्म्ड होते हैं, गेटिंग इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है कम्युनिकेट करने से, ज्ञान और तथ्यों को इकट्ठा करना, गैदरिंग नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो ये हो गया कम्युनिकेशन का सबसे पहला उद्देश्य, जिसे आपको तुरंत अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। नंबर दूसरा जो है मेरे पास वो है जानकारी स्थानांतरित करना है। एकदम करेक्ट बात है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। जैसे मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपसे ना जानकारी जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूँ, तो जानकारी जो स्थानांतरित कर रहा हूँ, ये वाला जो सेशन है ये जानकारी स्थानांतरित करने वाला ही सेशन है। यही हमारे कम्युनिकेशन का उद्देश्य नंबर 2 है। नंबर 3 है हमारे पास प्रतिक्रिया प्राप्त करना। जैसे क्या होता है कि जब मैं आपसे चीज़ों पर डिस्कस करता हूँ तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो एक बार जो है इस वाले वीडियो पे लाइक वाला सेक्शन है या जो कमेंट वाला सेक्शन है उसमें अपना मैसेज ड्रॉप कर देना। अगर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ यार थोड़े इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो आप बिल्कुल उसमें जो अपना फीडबैक शेयर करना, मैं नेक्स्ट वाली क्लास से वो इम्प्रूवमेंट के साथ आपके साथ हाजिर हो जाऊँगा, है ना। तो ये जो होता है प्रतिक्रिया प्राप्त करना भी कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन लोग। तो चलिए 3 उद्देश्य हमने दिमाग में सेट कर लिए, फटाक से चलते हैं नेक्स्ट उद्देश्य की तरफ। अगला जो उद्देश्य है कम्युनिकेशन का वो है क्रियाओं को प्रेरित करना। क्रियाओं को प्रेरित करने का मतलब ये होता है
कि जैसे मान लिया कि भाई कोई हमको काम करवाना है या कोई हमको काम करना है, तो अगर हमको सामने वाले को ये बात कहनी है कि यार ये पर्टिकुलर टास्क जो है मैं कर रहा हूँ और इस पर आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, तो ये जो हमने कहा उनको कि भाई ये काम मैं कर रहा हूँ, तो ये वही वाली सेक्शन हो गई कि मैंने जो है क्रियाओं को क्या किया, प्रेरित किया, मतलब कि एलिसिटिंग एक्शंस, व्हिच मींस किसी विशेष प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ये आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि जैसे मान लिया कि भाई हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं और जब हम लोग साथ में पढ़ाई करते हैं तो मैं बीच बीच में आपको एक पुश देता हूँ कि यार ये जो एडीआई का एग्जाम है हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी और हमको जो है इसमें अपनी रैंक जो है सिक्योर कर लेनी है वहां पर अच्छी मेहनत करके। तो ये जो है मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जो पुश दे रहा हूँ, ये वही है कि मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उस क्रिया के लिए क्या कर रहा हूँ, प्रोत्साहित कर रहा हूँ। ये भी हमारी कम्युनिकेशन का चौथा उद्देश्य है। पांचवा उद्देश्य है संबंध बनाना। संबंध बनाना कहने का ये मतलब होता है कि जब दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे की बातें सुनने लगते हैं, एक दूसरे की बातों को और भी थोड़ा सा गौर करने लगते हैं। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो ये होता है कम्युनिकेशन का पांचवें नंबर का उद्देश्य। ठीक है, बिल्डिंग रिलेशनशिप। छठा उद्देश्य होता है शिक्षा और प्रशिक्षण। हाँ भाई, एकदम सही बात है कि जब भी हम जो है कोई सेशन वगैरह अटेंड करते हैं, यूट्यूब पर हम जो भी क्लास वगैरह लेते हैं, तो मैं आपको कुछ ना कुछ कन्वे कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ आप सीख कर जा रहे होते हो। तो ये जो है शिक्षा और प्रशिक्षण, मतलब कि शेयरिंग आइडियाज एंड ओपिनियंस, ये जो है कम्युनिकेशन का छठा उद्देश्य है। तो ये टेक्निकली जो है हमने 6 उद्देश्य देख लिए। फटाक से चलते हैं अपन लोग 7वें उद्देश्य की तरफ। और क्या क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं। 7वां उद्देश्य है विचार और राय साझा करना। हाँ, ये वही वाली बात है भाई, आइडिया और जैसे ओपिनियन था वैसे विचार और राय है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मोटे तौर पर काम वही है, घुमा फिरा कर चीजें वही चल रही है, कुछ इसमें नया नहीं आ रहा है, बस नए नए तरीकों से बताया जा रहा है आपको। तो ये सारे जो टर्म है, ये टेक्निकल टर्म है, इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएडिंग, ये सारे के सारे जो टर्म है ये अपने दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि जब ऑप्शन में लिखे हुए हैं तब मेरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। अगला है प्रभावित और प्रेरित करना। अभी जैसे इसके पहले मैंने आपको बोला था कि भाई हाँ, हम जो है किसी काम को करने के लिए आपको पुश करते हैं कि यार अच्छा एग्जाम में पढ़ लो और अपनी जो रैंक सिक्योर कर लो। तो वही वाला सेंस है कि हम उसको प्रेरित कर रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं कि भाई आपको अच्छा काम करना है उसमें, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन मेकिंग। अगला है समस्या समाधान एंड निर्णय लेना। दरअसल ये इसकी इंग्लिश ये होगी, इसकी इंग्लिश ये होगी, ऊपर नीचे हो गया। तो समस्या समाधान और निर्णय लेना की इंग्लिश है सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड डिसीजन मेकिंग्स। और प्रभावित करना और प्रेरित करने के लिए है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको 9 जो है उद्देश्य बताए हमारे संचार के, कम्युनिकेशन के। तो उम्मीद है कि आपको इतना आइडिया लगा होगा। और लास्ट है भावनाओं को व्यक्त करना। भावनाओं को व्यक्त करना कहने का अर्थ ये होता है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो ये होता है भावनाओं को व्यक्त करना, एक्सप्रेस इमोशंस। ठीक, अब ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन जो एग्जाम में हमसे एडीआई के एग्जाम में 2016 में पूछा गया था। ठीक, चलो एक बार इस वाले क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं इत्मीनान से। एडीआई 2016 का सवाल। तो ये क्वेश्चन देखने से आपको अंदाजा लगेगा कि ऊपर जो हमने इतनी सारी थ्योरी ली उसको एग्जाम में वो पूछेगा कैसे मुझसे। तो इस तरीके से आपसे पूछेगा, क्या लिखा हुआ है भैया, संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अभी ऊपर मैंने आपको 10 ठोक उद्देश्य बताए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपको सही लग रहा है। तो पहला ऑप्शन है सूचना प्राप्त करना, एकदम सही बात है, ये बिल्कुल उसका उद्देश्य था। सूचना प्रदान करना, ये भी सही बात है, ये उसका उद्देश्य था। प्रतिक्रिया प्राप्त करना, मतलब कि गेटिंग अ फीडबैक, सही बात है, ये भी उसका उद्देश्य था। कार्य करवाना, एकदम सही बात है भाई। इलिसिट एक्शंस, मैंने आपको बोला था कि भाई हमको पुश करते हैं कि जब आपका जो है कोई एग्जाम आता है कि भाई एग्जाम आ गया, अच्छे से पढ़ाई कर लो यार, अपने को अपनी रैंक सिक्योर करना है, तो वही कार्य करवाना। तो इसमें जो है चारों के चारों हमने अभी अभी ऊपर पढ़े और देखो उसी पर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। तो मैं इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करके आऊंगा, उपरोक्त सभी, मतलब कि ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कंफर्टेबल है अपन लोग, ठीक है, ये हमने टिका, उपरोक्त सभी इसका जवाब है, सही है। चलिए फटाक से चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास संचार में अगला जो टॉपिक है वो है संचार में बाधाओं के महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जब भी हम लोग ना किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो क्या क्या बाधाएं होती हैं। जैसे मैं एक यूजुअल बाधा बता रहा हूँ, जैसे मान लिया कि मैं आपसे भी क्लास डिस्कस कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि जो मेरा माइक है वो कुछ ना कुछ इशू कर रहा हो,
जिसके कारण जो है आपको ठीक से मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, और बैकग्राउंड में कोई नॉइस के कारण हो सकता है या फिर कोई टेक्निकल खराबी के कारण हो सकता है। तो जब आप तक मेरी बात बराबर नहीं पहुंच रही होगी तो ये क्या हो रहा होगा, ये कम्युनिकेशन में एक बाधा हो रही होगी। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने आपको कि भाई कम्युनिकेशन में बाधा का सेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे मेरे माइक में अगर इश्यू होगा, मान लिया कि भाई बैटरी खत्म हो जाए या फिर आवाज कम आने लगे, तो आपको समझने में कष्ट होगा। आगे बात पकड़ में, तो ये दरअसल हो गया कम्युनिकेशन में बाधा। तो जैसे हमारे तुम्हारे बीच में मैंने एक तरह की आपको बाधा बताई, वैसे ही कई सारी बाधाएं होती हैं, कई सारी बाधाएं होती हैं। ये आपको इत्मीनान से सुननी है मुझसे, जैसे आपने अभी उद्देश्य सुना था, और ये सारी बाधाएं सुनेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि देखो एग्जाम में इस तरह से इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, रेडी है? चलो शुरू करते हैं बच्चों लोग। नंबर पहली, फर्स्ट वाली जो बाधा है वो है फिजिकल बैरियर, भौतिक बाधाएं। अब फिजिकल बाधाएं क्या क्या होती है? सबसे पहला है माध्यम में त्रुटि। ये छोटे छोटे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है भाई। माध्यम में त्रुटि विच मीन्स डिफेक्ट्स इन द मीडियम, ये आपको दिमाग में रखना है। ये वही वाली बात हो गई कि जैसे मान लिया हम लोग कभी किसी से फोन में बात कर रहे होते हैं तो नेटवर्क कट जाता है, नेटवर्क ब्रेक हो जाता है, इंटरनेट बराबर नहीं आने लगता है। तो ये सब कुछ क्या है जो आपके नेटवर्क में इश्यू आ रहा है? आप बोल रहे हो, सामने वाले को आवाज नहीं जा रही है, या फिर किसी और की आवाज आप तक पहुंच जा रही है। कई कई बार जियो में कॉल करो तो ऐसा होता है। तो ये है माध्यम में त्रुटि, डिफेक्ट्स इन द मीडियम। समझ में आ गया? तो पहली बाधा होती है माध्यम में त्रुटि, दिमाग में डालिए इसको, डिफेक्ट्स इन द मीडियम, जो कि किसी भी तकनीकी खराबी के कारण हो सकती है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब दूसरी वाली बाधा, ये आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी बाधा है शोर, माने कि नॉइज। अब जैसे मान लिया कि आप जो है घर पे आराम से बैठे होते हैं और अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या अपनी फैमिली में बैठे हैं, तो आपके परिवार के सदस्य आपस में चर्चा कर रहे हैं। अब क्या होता है कि बाहर से ना बारात निकलती है किसी की, और एकदम जबरदस्त तरीके से धमर 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 बजते हुए, फटाके वगैरह बजाते हुए लोग निकल रहे हैं। तो वो जो धमर धमर बज रहा है उसके कारण क्या होता है कि आप ना फोन में अगर बात कर रहे होंगे तो बात नहीं कर पाओगे, है ना, अपने घर वालों से बात कर रहे हो तो कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया नॉइज, और नॉइज भी हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे संचार में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये दो पॉइंट जो कि टेक्निकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, तो चलिए फटाक से चलते हैं हम लोग अब तीसरे वाले पॉइंट की तरफ। ये आ गया मेरे पास तीसरा वाला पॉइंट। तीसरा वाला पॉइंट है सूचना अधिभार। सूचना अधिभार का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब इसको भी दिमाग में रखिए भाई, ये भी एक तरह की बाधा है। मतलब कहने का अर्थ क्या है पता है? एक साइंटिफिकली रिसर्च्ड बात है कि कोई भी जो ह्यूमन माइंड है वो कितनी देर तक जो है इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है लगातार। तो जो एक ह्यूमन माइंड है बैक टू बैक 50 मिनट तक किसी भी इंफॉर्मेशन को बैक टू बैक गैदर कर सकता है, 50 मिनट तक। फिर उसके बाद उसको ना ब्रेक चाहिए होता है। अब वो ब्रेक अपनी मर्जी से कितने समय का भी ले, कोई 5 मिनट में खुश हो जाता है, कोई 10 मिनट में खुश हो जाता है, कोई दिन भर घूम लेते हैं, फिर अगले दिन पढ़ाई करते हैं, और फिर उसके बाद जो अगला स्लॉट होता है दोबारा से 5 मिनट 50 मिनट का बनता है, और फिर एक ब्रेक बनता है। मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ साइंटिफिकली रिसर्च्ड बात। अब ये वाली जो चीज है ये आप अपनी पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप पढ़ाई करें, आता रही पकड़ में, तो आप ना अपने 50-50 मिनट के स्लॉट बनाया कीजिए। 50 मिनट का स्लॉट बनाए, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 50 मिनट का स्लॉट बनाया, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया। ऐसा ना हो कि ब्रेक इतना ले लिया है कि फिर पढ़ाई दोबारा हो ही नहीं पा रही, ऐसा नहीं। 5-10 मिनट का ही ब्रेक अपना सेट करना है। अगर आप इस वाले तरीके से पढ़ाई करते हैं ना, इस वाले तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं ना, आप देखिएगा आपकी जो पढ़ाई है ना बहुत इफेक्टिव होगी, और जो भी आप पढ़ रहे होंगे सीधा आपके दिमाग में भी उतर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिकली रिसर्च है कि एक ह्यूमन माइंड जो है कितनी देर तक लगातार जो है इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। अरे बात पकड़ में। तो मतलब मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ना बहुत ज्यादा पढ़ा दो या बहुत ज्यादा जो है पढ़ाई कर लो, कई कई बोलते हैं ना ये ज्यादा पढ़ लिया है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो ये बोलते हैं ये ज्यादा पढ़ लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि इतना पढ़ लिया कि उसको समझ में आना ही बंद हो गया है। गॉट इट माय पॉइंट? तो यही है सूचना अधिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड। मतलब ये कि इतनी सूचना दे देना किसी इंसान को कि वो जरूरी बात ही भूल जाए। जैसे हम किसी को कोई काम समझाते हैं तो बस 1 या 2 लाइन में समझाकर खत्म कर देना चाहिए, और उसके ऊपर छोड़ना चाहिए कि अगर कोई डाउट है तो वो आगे पूछे। इतना लगातार नहीं बोल देना चाहिए कि जो इंसान है वो दिमाग में उसके बात उतर ही ना पाए, समझ ही ना कि भैया इसमें करना क्या था।
ठीक है, तो ये भी जो है आपको दिमाग में एकदम सेट रखना है। क्या? सूचना अधिभार, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड भी दरअसल संचार में बाधाओं का एक कारण है। बेटे यहाँ तक अपन लोग कंफर्टेबल हैं? ठीक है, बाकी ये एक आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। चलते हैं नंबर चौथी वाली बाधाओं की तरफ। अच्छा, जैसे हमने भौतिक बाधाएं अभी पढ़ी थी, जो मेरी मेन हेडिंग थी वो थी भौतिक बाधाएं, अब वैसे दूसरे टाइप की बाधा है, वो है अर्थ और भाषा संबंधी बाधा। जैसे हमने जो है फिजिकल बैरियर पढ़ा था, वैसे ही है सिमेंटिक एंड लैंग्वेज बैरियर्स। ये भी एकदम सही बात है भाई, कि जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल मैं हिंदी में कन्वे कर रहा हूँ, है ना, तो हिंदी जो है तुम्हें और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में मजा भी आता है। लेकिन यही वाला जो मेरा लेक्चर है, मान लो अगर कोई चाइनीज व्यक्ति देख रहा होगा तो उसे जो है कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, या किसी चाइना का कोई एजुकेशनल वीडियो अगर तुम देखते हो तो वो क्या चिंग चोंग चिंग कर रहे हैं वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ये है लैंग्वेज बैरियर, तो हम लोग अभी उस पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, आइए। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज बैरियर होता है, जो सबसे पहला होता है, वो होता है शब्दों के विभिन्न अर्थ, मतलब कि मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। एकदम सही बात है। जैसे आपने ना पीके मूवी देखी होगी, है ना, तो पीके मूवी में एक सीन है कि आमिर खान जो है जब अनुष्का के साथ जो है जेल में बंद होते हैं, तो उस वक्त जो है आमिर खान उसको बताते हैं कि भैया यहाँ की भाषा तो बहुत मुश्किल भाषा है, हम तो इस भाषा को बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो बताते हैं कि जैसे एक शब्द है अच्छा, तो अगर कोई इंसान जो है इस टोन में बोलता है अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो बात को समझ रहा है, उसे प्रोसेस कर रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान जो है यही अच्छा शब्द थोड़ी कौड़ी टोन में बोलता है अच्छा हमको सिखा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान जो है खुद को बॉस समझ रहा है और तुमको बोल रहा है कि पापा को मत सिखा। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो वही शब्द था अच्छा, जिसको हमने अलग अलग तरीके से कन्वे किया। अब ये सामने वाले पर छोड़ दिया कि वो हमारे प्रयोग की गई टोन के आधार पर उस वाले शब्द की मीनिंग को समझ ले। शब्द वही है अच्छा, लेकिन हमने जिस टोन में बोला, हम एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला इंसान हमारे उस टोन से उस शब्द की मीनिंग को समझ ले। तो एक ही शब्द था अच्छा, जिसकी अलग अलग मीनिंग हो गई। इंग्लिश में जैसे एक शब्द होता है, जैसे इंग्लिश में शब्द होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ who are you, और अब मैं लिखता हूं he is Ram who is my brother। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मैंने ना दो सेंटेंस लिखे हैं जिसमें एक कॉमन वर्ड लिखा है जो कि है who। अब यहाँ पर ये who are you का हिंदी मीनिंग होता है आप कौन हैं, तो ये जो who है यहाँ पर कौन की मीनिंग दे रहा है। लेकिन जब मैं ये वाला सेंटेंस बोलता हूँ ही इज राम हु इज माई ब्रदर, तो इसका हिंदी मीनिंग ये नहीं है कि वह राम है मेरा भाई कौन है। इस सेंस की मीनिंग ये है कि ये राम है जो जो मेरा भाई है। बात आ रही पकड़ में? तो मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो एक ही शब्द है जिसकी दो अलग अलग मीनिंग है। तो ये भी जो है कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्रिएट करता है। अब जिनको इस वाली जो मैंने अभी यहाँ पे सेंटेंस लिखे, जिसको इस वाले जो है शब्द की मीनिंग पता होगी, उसे कोई कष्ट नहीं आया होगा, वो बहुत आराम से कौन और जो को समझ गया होगा। लेकिन जिन्होंने इंग्लिश में थोड़ा बहुत जो है कम समय दिया होगा, तो उनको ये वाली चीज जो है आज भी परेशान करती होगी, और इसकी वजह से उसको इंग्लिश में चिढ़ भी लगती होगी कि जब एक बार हु के लिए कौन सेट हो गया तो फिर हु के लिए जो लगाने की जरूरत क्या है। इसी वजह से तो हमको इंग्लिश समझ नहीं आती है। तो इस तरह का जो बच्चों का जो फीडबैक आता है वो इसी वजह से आता है कि एक ही शब्द होता है जो अलग अलग मीनिंग कन्वे कर देता है। अरे ये बात पकड़ में? तो एक ही शब्द है जो अलग अलग मीनिंग कन्वे कर दे रहा है, जिसके कारण जो है कम्युनिकेशन में क्या क्रिएट होता है, बैरियर क्रिएट होता है। तो आपको ये वाली चीज को अपने दिमाग में रखना है कि कम्युनिकेशन में बैरियर का एक और कारण है, वो है शब्दों के भिन्न अर्थ, मतलब कि मल्टीपल मीनिंग्स, जैसा मैंने वहां पर आपको एग्जाम्पल में बताया भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जो बैरियर है वो है उच्चारण और समरूप शब्द। अच्छा भाई, ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा लैंग्वेज बैरियर में दूसरा बैरियर, उच्चारण और समरूप शब्द। ये जो मैंने रेड कलर में जितने भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये सारे के सारे आपको सीधे सीधे एकदम रट लेने हैं भाई, और यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, होमोफोन्स एंड प्रोनाउंसिएशंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ बैट, ठीक है, अब इस बैट से आप क्या समझते हैं? आप समझ रहे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे
क्रिकेट वाला बैट, है ना। हो सकता है कुछ बच्चे समझ रहे होंगे चमगादड़, दोनों का ही मतलब बैट ही होता है। अरे बात पकड़ में, तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बैट शब्द है, जो बैट शब्द है, इसका प्रोनाउंसिएशन बैट ही है, लेकिन एक बारी ये मीनिंग मेरे को देता है क्रिकेट वाला बैट, और दूसरी बारी मेरे को ये मीनिंग देता है चमगादड़ की। तो अब इसके कारण भी जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ये भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर होता है। मैंने बैट लिखा तो क्या समझूं मैं आपके इस बैट से, बात आ रही पकड़ में। तो ये है होमोफोन्स, मतलब कि आपको बोलने में और सुनने में एकदम सेम लगेंगे, लेकिन उनकी मीनिंग क्या होती होगी, अलग अलग होती होगी। तो ये भी कम्युनिकेशन में बैरियर है। अगला है तकनीकी शब्दावली, मतलब कि टेक्निकल जॉर्डन। अब इसका सेंस क्या होता है, अब थोड़ा इस वाली चीज को समझिए। जैसे ना हम लोग ना किसी एक पर्टिकुलर पेशे में होते हैं, या मान लिया हम लोग किसी एक जो है काम में चीजों को समझ रहे होते हैं, लेकिन जो दूसरे पेशे के जो लोग होते हैं वो जो है हमारी इन बातों को नहीं समझ पा रहे होते हैं। जैसे आप खुद कोशिश कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि घर जाइएगा, अपनी मम्मी से या अपने पापा से कहिएगा कि मेरी चैट को ना आप आर्काइव कर दो, मतलब कि व्हाट्सएप में हमारी चैट को, मेरी चैट को आप क्या करो, आर्काइव कर दो। अब आप अपने पापा या मम्मी को बोलोगे कि भैया व्हाट्सएप में मेरी चैट को आर्काइव कर दो, तो वो समझेंगे नहीं कि आर्काइव का करना क्या है। अरे बात पकड़ में, क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि उनकी फील्ड अलग है। उनकी जो फील्ड है वो दरअसल जैसे मम्मी है, और अगर घर वाली चीजों को देख रहे होते हैं तो उनको अच्छे से पता है कि भैया जो है कितने किस तरह की सब्जी किस तरह से बनाई जाती है, बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो घर का बहुत ध्यान रख रहे होते हैं। पापा की अगर मान लो अपनी शॉप है, या पापा अगर जो है कहीं जॉब कर रहे हो, तो पापा को अपनी जॉब वगैरह का पता है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इतना व्हाट्सएप वगैरह चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग के लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो हम लोग अगर किसी की चैट को आर्काइव में डाल रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग उस वाली चैट को हमारे किसी कोश में सेव कर रहे हैं, जिसको हम लोग बाद में यूटिलाइज कर सके, है ना। अब हो सकता है ये आर्काइव वाला शब्द जो है आपके लिए जो है थोड़ा सा फेमिलियर हो, मम्मी के लिए नया हो। अब जैसे मान लो जो मम्मी है वो कोई ऐसी सब्जी बनाती है जिसका आप नाम ही नहीं सुने होते हो, जैसे मान लिया मम्मी ने जो है कुमड़ा बना दिया, या जो है मेढ़ा बना दिया, या जो है मूंगा बना दिया, ये सारी सब्जी जो है इसका नाम हम लोग थोड़ा कम सुने होते हैं। डमस्टिक अगर उन्होंने बना दिया तो हम लोग थोड़ा कम सुने होते हैं, है ना। ये ऐसी सब्जियां होती हैं, वो हमारे लिए नया हो गया। अरे बात पकड़ में, हम लोग मम्मी से पूछते हैं अरे मम्मी ये कौन सी सब्जी बना दी आपने, अरे बात पकड़ में। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग जो पेशे के लोग होते हैं उनकी शब्दावली भी अलग अलग होती है, और वो अपनी शब्दावली के हिसाब से क्या करते हैं, चीजों को कम्युनिकेट करते हैं, और हम जो है उनकी शब्दावली को समझ नहीं पाते हैं। और हम उनकी शब्दावली को समझ नहीं पाते तो ये कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, बैरियर हो जाता है। तो तकनीकी शब्दावली भी हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर का एक कारण है। अगला है सांस्कृतिक अर्थ, मतलब कि कल्चरल कॉनोटेशंस। अब इसका सेंस क्या है, मतलब कि बहुत सारी जो है ऐसी सांस्कृतिक और भावनात्मक शब्द भी होते हैं, संकेत भी होते हैं, जो दरअसल किसी एक पर्टिकुलर चीज को कन्वे करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को उन चीजों से अवेयर होना जरूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने छावा मूवी देखी होगी, है ना। तो छावा में आपने देखा होगा भगवा कलर का जो है बहुत प्रयोग किया जाता है ना, मतलब क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को डिफाइन करता है। और वैसे अगर ग्रीन कलर हम प्रयोग करते हैं ज्यादा, तो वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को डिफाइन करता है, रिलीजन को डिफाइन करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भगवा कलर जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए है, वैसे ग्रीन कलर भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जो है मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो भावनात्मक संकेत है, ये जो भावनात्मक जो शब्द है, ये जो सांस्कृतिक जो शब्द है, इन शब्दों के अंडरस्टैंडिंग ना होने पर भी चीजें जो है मिसमैच हो जाती है। अब मान लो अगर कोई फॉरेन में बैठा इंसान जो इंडियन कल्चर से इतना वाकिफ नहीं होगा, तो उसे भगवा कलर की उतनी इंपॉर्टेंस का एहसास नहीं भी होगा, वो तो उसे बस नॉर्मल ऑरेंज कलर लगेगा और कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंस कुछ और है। आ रही बात पकड़ में। तो ये हुआ सांस्कृतिक अर्थ, जो कि एक कम्युनिकेशन का बैरियर बनता है अगर उसका प्रॉपर आइडिया ना हो। ठीक है, स्वीकार है अपन लोग। ये चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन की तरफ। अगला है सीमित शब्दावली। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है भाई। अब जैसे मान लिया कि आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, तो जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं आपसे कम्युनिकेट करते वक्त ना प्रॉपर एग्जांपल्स वगैरह यूज कर रहा हूं, ताकि आपको जो है चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ सके, है ना। मैं
इस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर ऐसा होता होगा तो वो हो जाता होगा। अब ये जो मैंने बोला ऐसा होता होगा तो वो हो जाता होगा, तो तुम्हें पहले एक सवाल यही आएगा, सर कैसा होता होगा और क्या हो जाता होगा? अरे बात पकड़ में। तो ये जो है हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, ऐसा होगा तो वो हो जाता होगा, तो ऐसा और वो के लिए हमारे पास सही शब्द होने चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आए कि अगर आप जो है गाड़ी तेज चलाते होंगे तो एक्सीडेंट हो जाता होगा। ना है समझ में? तो जब मैंने वहां पर शब्द डाले तो आपको लाइन समझ में आई ना कि अच्छा सर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट है समझ में? तो ये शब्दावली भी जो है ना कहीं जो है हमारे लिए कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट करती है, जिसको हम लोग जो है जैसे कोई भावना हमको एक्सप्रेस करनी होती है, जिसका हमको अगर पर्टिकुलर वर्ड ना पता हो तो हम लोग जो है खुद वहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिससे सामने वाला इंसान जो है हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाता। तो ये सीमित शब्दावली, लिमिटेड वोकेबुलरी भी हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर का एक उदाहरण है। अब जैसे मैंने देखी लैंग्वेज बैरियर्स, जैसे मैंने देखे थे भौतिक बाधाएं, वैसे ही अब मैं देखने वाला हूँ संगठनात्मक बाधाएं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और उसमें सबसे पहला है संदेश में बदलाव। अब दरअसल इस वाली चीज को आपको समझना जरूरी है। जैसे क्या होता है कि ना जैसे एक उदाहरण समझो, जैसे मान लिया कि आपने जो है किसी इंसान से पूछा कि भाई क्या आपको कोई पसंद है, लेकिन जो है जब सामने वाले ने आपकी इस बात को जो है किसी और को कन्वे किया, मतलब अपने किसी रिश्तेदार को कन्वे किया कि उसको कोई पसंद नहीं करता है। अब इस वाली चीज में देखो कितना फर्क हो गया। आपने बोला कि क्या आपको कोई पसंद है और उसने बोला कि उसको कोई पसंद नहीं करता है, तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। या फिर ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो भाई आपको जो है विधायक जी से मिलना है ना, ऐसे सोचते हैं एक बार आपको विधायक जी से मिलना है, तो आप कभी विधायक जी से डायरेक्ट नहीं मिल पाते हैं, बीच में जो है उनके दो तीन जो है शुभ चिंतक होते हैं जो आपसे इंटरेक्ट करते हैं। अब उन शुभ चिंतकों से जब आप इंटरेक्ट करते हो तो जो शुभ चिंतक होते हैं आपकी बात समझते कुछ हैं, विधायक जी को जाकर बताते कुछ है, विधायक जी जो है उस बात को सुनकर कुछ और समझकर कुछ और ही कर देते हैं, और फिर होता ही है कि हमारा जो काम होता है जो थोड़ा बहुत भी बना हुआ था वो और बिगड़ जाता है, या फिर जो है चीजें जो है अलग ही डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक जो व्यवस्था है जिसमें आप विधायक जी से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, उनके शुभ चिंतक से मिलेंगे और वो आपकी बात जो है उन तक कन्वे कर देगा अगर जरूरी हुई तो इस वजह से भी हमारी जो बात है जो हम कन्वे कर सकते थे अच्छे तरीके से, उनके शुभ चिंतक को तो एहसास भी नहीं है कि ये बात कितनी जरूरी है, तो इस वजह से भी हमारी बात जो है विधायक जी तक बराबर नहीं पहुंचती, और ये भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर है। तो कम्युनिकेशन का अगला बैरियर जो आपको याद रखना है वो ये है कि संदेश में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, मतलब कि एडिटिंग और क्या हो जाती है भैया, फिल्टरिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जो है अपनी बात किसी और से कहते हैं तो जो दूसरा इंसान होता है वो अपने हिसाब से उस बात को कन्वे करता है, हमारी बात को हमारी जैसे हमने जैसे कन्वे किया था वो कन्वे नहीं कर पाता, चाहेगा तब भी नहीं कर पाएगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगला जो बैरियर है वो है जानकारी को छुपाना। जानकारी को छुपाने से क्या अर्थ है, मतलब कि इंफॉर्मेशन को होल्ड करने से, क्या यहाँ हाइड करने से क्या अर्थ है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आप जो है घर पर जो है कुछ काम कर रहे थे और काम करते करते आपसे मान लिया कि कोई कांच की चीज जो है टूट जाती है, अगर आप जो है उस वक्त ही बता दिए होते कि भाई ये वाली चीज जो है मुझसे टूट गई है, तो उस वक्त उसके हिसाब से वो लोग जो है उसका सॉल्यूशन देखकर उसको सॉल्व कर देते। लेकिन क्या हुआ कि जब उस चीज की जरूरत पड़ी, आपने बताया तो नहीं कि वो टूट गई थी, तो उस चीज की जरूरत पड़ी और ढूंढे तो घर में मिली नहीं मिली, तो फिर जो है अब पूछा जाएगा कि भैया ये चीज कहाँ है। अब आप बताओगे कि भैया मैं तो पहले ही उसको तोड़ चुका हूँ, तब 2 लपाटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्यों नहीं बताया जब टूटी थी, तो हम लोग पहले से ले आते, अब जरूरत पड़ रही है, अब क्या करें? आगे बात पकड़ में। तो मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग जानकारी को छुपाते हैं, मतलब हम लोग इंफॉर्मेशन को जो है विथहोल्ड करते हैं, हाइड करते हैं, तो वो भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर बन जाता है। तो ये सारे टेक्निकल टर्म आपको याद रखने चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास अतिरिक्त लिखित संचार पर निर्भरता। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, बस मैं पेन चालू करूं 1 मिनट में। कहने का अर्थ ये हुआ कि ना जब भी ना हम लोग ना किसी इंफॉर्मेशन को जो है कन्वे करते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपसे जो है बात कर रहा हूँ, अब मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ ये वाला जो टॉपिक है कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। अब सोचो मैं जो हूँ पूरी की पूरी बुक ही लेकर चला हूँ, बजाय उसको इस तरीके से फिल्टर करके पीपीटी बनाने के पूरी की पूरी बुक ही ओपन कर दो, इतनी सारी उसमें बातें लिखी हुई होंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढूं और क्या ना पढूं। और बुक से पढ़ने में सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि भाई उसमें इतना सारा लिखा होता है कि वो बुक देखकर हमारा आधा मोरल तो वैसे ही डाउन हो जाता है कि इतना कौन पढ़ेगा।
लेकिन अगर वही कोई उस वाली बुक को सलीकत से फिल्टर करके एक सही क्रम में अच्छे से साफ साफ लिखकर एकदम प्रॉपर आसान शब्दों में अगर कोई हमें पढ़कर बता दे या अगर हमें कोई समझा दे तो चीजें बहुत आसान लगने लगती है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। स्वीकार करते हो? तो ये वही वाली बात है कि अगर कहीं पर जो है इतना ज्यादा लिख दिया जाए, जैसे किताबों वगैरह में यूजुअली लिखा हुआ होता है, मतलब कि अगर ओवर रिलायंस ऑन रिटन कम्युनिकेशन अगर हो जाए तो फिर ये भी जो है हमारे कम्युनिकेशन में जो है बैरियर का इशू बनता है। ठीक है, अगला है सांस्कृतिक बाधाएं, मतलब कि कल्चरल बैरियर्स, और उसमें जो सबसे पहला है वो है समूह की मान्यताएं, मतलब कि ग्रुप नॉर्म्स। तो ये तो मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस कर लिया था कि जैसे अगर मान लिया कि हम जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन से हैं तो हम लोग जो है एक रंग को फॉलो करते हैं जो कि भगवा कलर हो गया, या अगर हम किसी दूसरे रिलीजन से हैं तो हम एक पर्टिकुलर कलर को फॉलो करते हैं जो कि ग्रीन कलर हो गया। तो ये जो दोनों अपने अपने जो चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं जिससे वो अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये हुई दोनों के समूह की अपनी अपनी मान्यताएं। आगे बात पकड़ में, अब वो अगर कोई भी इंसान चाहे भगवा कलर हो चाहे ग्रीन कलर हो, अगर उस कलर की इंपॉर्टेंस को उन धार्मिक स्थलों पर महसूस नहीं करता होगा तो उसके लिए तो एक सामान्य रंग ही है, बस क्या फर्क पड़ता है उसको उससे, है ना। तो ये जो है हमारे लिए भी, मतलब अगर उसका आइडिया ना हो तो वो आइडिया का लैक होना भी हमारे लिए कम्युनिकेशन का एक बैरियर बनता है। कंफर्टेबल है हम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लिंग संबंधी बाधाएं। अब लिंग संबंधी बाधाएं क्या होती हैं, आइए थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। लिंग संबंधी बाधाओं में सबसे पहला है संचार शैली में अंतर, मतलब कि डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल। अब देखो डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल में क्या फर्क होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि दो लड़के हैं, दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अगर मान लो कि उनको ना, अगर उदाहरण के लिए एक बात है कि भाई ड्रिंक करने अगर जाना है शाम में, अगर उनको जो है ड्रिंक के लिए मिलना है ना, तो शाम में अगर उनको जो है ड्रिंक करने के लिए मिलना है तो वो ऐसे साइन को यूज करते हैं। तो वो ऐसे साइन को यूज करते हैं तो इससे ही वो उनका जो दोस्त होता है, जो खास दोस्त है, वो समझ जाता है कि अच्छा ये जो है मुझे काम के लिए जो है आने के लिए बोल रहा है, तो वो भी बोल देता है। तो ये जो हम इशारे किए, अब ये जो इशारा है ये लड़कों के बीच में जो है एक दूसरी चीज को बताता है, लेकिन अगर यूजुअली, मुझे इसका पर्टिकुलर आइडिया नहीं है, लेकिन गर्ल्स के बीच में एक अंदाज ले रहा हूँ, गर्ल्स के बीच में ये वाली चीज जो है वो चाय को शायद बताती है, लड़कों के बीच में भी ये चाय को बताती है, लेकिन यूजुअली लड़कों के लिए हम लोग इस चीज का साइन को यूज करते हैं। तो ये वाला जो साइन है गर्ल्स के लिए जो है चाय को इंडिकेट करती है कि भाई आप चाय पियेंगे क्या, तो ये जो है चाय के लिए भी यूज हो जाता है ना। तो ये जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि भाई पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो संचार की जो शैली है वो अपनी अपनी होती है। आ रही बात पकड़ में? गर्ल्स के केस में और भी कई सारे ऐसे नोटेशंस होते हैं जो बॉयज के केस में इतने वैलिड नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कोई गर्ल्स जो है, मतलब महिला जो है, अगर वो गुस्सा होती है तो अब ध्यान में, आंखें वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है उनकी, वो उनके अपना तरह का स्टाइल है, उनके अपनी तरह का नोटेशन है अपना गुस्सा जाहिर करने का, तो ऐसे आंखें बड़ी कर लेते हैं ना। लेकिन अगर मान लो बॉयज अगर गुस्सा होते हैं तो वो उनकी भौं जो होती है ना वो एक तरफ आ जाती है। तो ये अपने अपने तरीके हैं, ये है संचार शैली में अंतर, और कहीं ना कहीं ये भी जो होता है वो कम्युनिकेशन में बैरियर का इशू बनता है। कंफर्टेबल है? मतलब कैसे इशू बनता है बताया ना, इस वाले साइन से आइडिया लग गया ना तुम्हें? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भैया जो संचार शैली में जो अंतर है वो जेंडर संबंधी बाधाएं, मतलब लिंग संबंधी बाधाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, कंफर्टेबल है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे ये भी एक जो है, मतलब थोड़ा कॉमन फिलॉसफी है कि जो लड़के होते हैं वो थोड़े से जो है मतलब प्रैक्टिकल होते हैं, वो हमेशा हर एक बात में जो है तर्क खोजते हैं, लॉजिक खोजते हैं, उनको बिना लॉजिक के कोई बात स्वीकार नहीं होती है। वहीं जो गर्ल्स होती है वो थोड़ी सी इमोशनल होती है, वो भावनाओं से काम ले रही होती हैं, मतलब कि उन्हें उस चीज के पीछे के कारण से मतलब नहीं है, अगर उन्हें वो चीज कर कर अगर उनको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो बस उन्हें करना ही है। आ रही बात पकड़ में? तो सभी का अपना अपना वे होता है चीजों को हैंडल करने का। ठीक, अगला है सामाजिक और मानसिक बाधाएं, मतलब कि सोशियो और साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिसमें से पहला है व्यक्तिगत फिल्टर, मतलब कि पर्सनल फिल्टर। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं और तुम जो है, हमें जो है पढ़ाई लिखाई वाली चीजों में बहुत मजा आता है,
तो अगर मान लिया कोई ऐसी बुक हमको नई नई मिल जाती है या किसी एग्जाम का हमको पता चल जाता है, हम एकदम मोटिवेट हो जाते हैं कि यार इस वाले एग्जाम का हमको पढ़ाई करना है ना। लेकिन वही जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे सोचो विराट कोहली के बारे में सोचो, सचिन तेंदुलकर के बारे में सोचो, तो वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो लोग थोड़ा बहुत किताबों में समय कम दे पाए, मतलब उनको समय ही नहीं मिला होगा, तो अपना खेल में ज्यादा इंटरेस्टेड रहे। तो ये जो व्यक्तिगत रुचि है ये भी दरअसल कम्युनिकेशन का एक बैरियर का कारण बनता है। कहने का अर्थ है कि जैसे मान लिया कि अगर मैं जो हूँ सचिन तेंदुलकर से पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहा हूँ कि भाई देखो एडीआई का पेपर आया है सचिन सर, क्या बोलते हो फॉर्म भरना है क्या, तो सचिन सर बोलेंगे कि ये वाला दरवाजा है, यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगे तो फिर सड़क में ऑटो मिलेगा, पहुंच जाइए अपनी जगह पर। लेकिन अगर मैं वही सचिन सर से बात करूं कि यार आज जो है फाइनल चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है जबरदस्त रन बनाएंगे, तो फिर वो रिस्पॉन्ड करेंगे कि हाँ मुझे भी भरोसा है दोनों खिलाड़ियों पर, मुझे दोनों खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। तो ये जो है एक इंटरेस्ट हो गया कि भाई मैंने कोई बात कही, अगर मैंने उस सामने वाले इंसान की व्यक्तिगत रुचि की बात कही तो उसे मजा आ जाएगा, अगर मैंने उसकी रुचि से कोई बाहर की बात कही तो वो मेरे को बताएगा दरवाजा इधर है, आ रही बात पकड़ में। तो ये जो व्यक्तिगत रुचि है ये भी दरअसल, पर्सनल फिल्टर भी दरअसल जो कम्युनिकेशन में बैरियर है उसका कारण बनता है। अगला कौन कौन सा कारण बनता है भाई, रक्षात्मक रवैया या फिर छुपे हुए एजेंडा, मतलब कि डिफेंसिवनेस और हिडन एजेंडास। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कई दफा ऐसा होता है कि हम लोग जो है किसी बात को अपने दोस्तों यारों से ही छुपाते हैं, क्यों छुपाते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि वो हमारा जो दोस्त है वो उस चीज को सुनेगा तो हो सकता है और परेशान हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो सुनेगा तो उसका मजाक न बना दे। तो हम लोग के मन में उस चीज का डर रहता है कि वो उस चीज को सुनकर हमारा मजाक बनाएगा, तो हम वो चीज जो है उसको बताते ही नहीं है। तो हम जो चीज उससे छिपा रहे हैं वो दरअसल है रक्षात्मक रवैया, छुपा हुआ एजेंडा, या फिर डिफेंसिवनेस, या फिर हिडन एजेंडा। और ये भी जो है कम्युनिकेशन का एक बैरियर बनता है। हाँ, क्योंकि हमें मन से इस बात का डर रहता है कि वो हमारी भावनाओं को नहीं समझेगा, उल्टा उसका मजाक बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि जैसे आप एज अ बॉय अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं और आप अगर उसे बताते हैं कि यार ये मुझे पसंद है, तो आपका जो दोस्त है फिर आपको हंसता है, अबे तुझे वो पसंद है, तू खुद को देखा है, ऐसे टाइप की बातें करता है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा फिर बचते हैं उसको ये बात बताने से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स आपको बहुत आराम से समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और ये सारे शब्दों की आपको जो मीनिंग है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। स्टीरियोटाइप्स दरअसल होता है कि हमारे दिमाग में ना किसी भी इंसान की ना पहले से ही ना मानसिक छवि बनी हुई होती है, और जब हमारे दिमाग में पहले से किसी इंसान की मानसिक छवि बनी हुई होती है तो वो कुछ ही बोल रहा होता है, फिर हमें उसकी बात पर फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये होता है स्टीरियोटाइप्स, मतलब कि किसी इंसान की पहले से हमारे दिमाग में कोई इमेज का क्रिएट रहना। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, एक इंसान होता है वो हर रोज आता है गांव में और चिल्लाता है शेर आया शेर आया शेर आया, तो लोग जो है भाग कर जाते हैं, देखते हैं अरे बाप रे शेर आ गया शेर आ गया, और जाकर देखते हैं तो भाई शेर मिलता ही नहीं है वहां पर, तो हंसने लगता है जोर जोर से, हाँ 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 मैं तो आप लोग को उल्लू बना रहा था। तो ऐसे ही वो डेली करते तो इंसान एक बार बेवकूफ बनता है, दो बार बेवकूफ बनता है, फिर जब एक दिन जो है सच में शेर आ जाता है और फिर आगे चिल्लाता है शेर आया शेर आया शेर आया, कोई सुनता ही नहीं है। अब वो चिल्ला रहा है कि शेर आ गया है मुझे मदद चाहिए, लेकिन कोई इंसान सुन ही नहीं रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि अरे इसका तो रोज का काम है हमारे साथ मजाक करना। और फिर सच में शेर आता है और उसे खा जाता है। तो उसे खा गया क्यों? क्योंकि उसे लोगों की मदद नहीं मिली। लोगों की मदद क्यों नहीं मिली? क्योंकि लोगों के दिमाग में मानसिक छवि बनी हुई थी कि इसका काम है हमसे डेली मजाक करते रहना, है ना। कंफर्टेबल है आप लोग? तो ये होता है स्टीरियोटाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भावनात्मक और स्वास्थ्य कारक। ये भी दरअसल जो है एक कम्युनिकेशन में बैरियर का कारण है। जैसे मान लो कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, ठीक है, और जैसे मान लो कि भाई हस्बैंड जो है किसी बात पर जो है अपनी वाइफ से थोड़ा सा चीख कर कहते हैं कि जल्दी चलो और कितना देर करवाओगी। तो एक तो पहले से ही देर हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी कर लो, और कितना देर करवाओगी मुझे। तो अब मैडम जो है उनको रिप्लाई करती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? देर, उस जगह पर पहुंचना, वहां पर आपका प्रेजेंस होना, आप गया तेल लेने। अब क्वेश्चन क्या है कि तुमने मुझ पर चिल्लाया कैसे? तो ये जो बात हो गई, ये जो भावनात्मक रूप से जो है आपने कम्युनिकेट करने की जो कोशिश करी, तो ये भी कम्युनिकेशन का एक बैरियर हो गया। मतलब कि आप अगर जो है उस चीज पर थोड़ा सा तेज बोल दिए, तो अब आपने क्या बोला है वो मैटर नहीं करता है, आपने
ये ऐसे चिल्लाकर मुझसे कैसे बोला, अब ये मैटर करता है। पहले इसका जवाब दो, बाद में देखेंगे हम जाना है कि नहीं जाना है। अरे बात पकड़ में। वैसे स्वास्थ्य कारक भी होते हैं, वही हम लोग जो है बात कर रहे होते हैं तो किसी को बतानी रहती है 2 बातें, इतनी बातें कर लेते हैं कि एक बात तो बताना ही भूल जाते हैं, तो वो भी एक स्वास्थ्य कारक भी जो है इसका इशू है। वरिष्ठों का डर, मतलब कि फियर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, एकदम सही बात है। जैसे मान लिया कि हम लोग अपने किसी वरिष्ठ से मिलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या कॉलेज के डायरेक्टर से मिलते हैं, या अगर अपने पापा से बात करते हैं, तो थोड़ा जो है हम लोग के मन में उनका डर रहता है। तो हम लोग जब बात करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर बात करते हैं, कोई बात ऐसी ना कह दे जिससे उनको बुरा लग जाए और उल्टे 4 चपाटे हमको पड़ जाए, है ना। तो इस वजह से भी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको सारे के सारे जो रीजन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और वो आपके दिमाग में सेट भी हो गए होंगे, और उसी रीजंस पर आधारित ये रहा आपके सामने एक सवाल जिसको आप अभी मेरे साथ हल करेंगे। चलो जल्दी फटाक से क्वेश्चन पढ़ते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर इज इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेशन, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वाला जो कारण है वो किसी संचार के लिए बाधा है। एडीआई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला है यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, मतलब कि भावनात्मक भाषा का प्रयोग। ये तो हमने अभी अभी देखा था कि अगर कोई इंसान हमको गुस्से में बोल देता है कि जल्दी चलो मेरे को देर हो रही है, तो फिर अब जाना नहीं जाना बात का क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि तुम चिल्लाए कैसे, आगे बात पकड़ में, तो ये कम्युनिकेशन का एक बैरियर है, एकदम करेक्ट बात है। अगला है प्रीजुडिस, मतलब कि पूर्वाग्रह। बताया था ना कि शेर आया शेर आया शेर आया, मतलब वो इंसान के लिए हमारे जो छवि बनी हुई है कि हमारे साथ मजाक करता रहता है, इसलिए जब जिस दिन सच में शेर आता है और वो चिल्लाता है शेर आया शेर आया शेर आया, तो कोई सुनता ही नहीं, बोलकर अरे ये तो मजाक करता रहता है। तो हाँ, ये भी जो है कम्युनिकेशन का बैरियर है। अगला है एंगर, ये तो इसी में कवर हो गया भाई अभी अभी, है ना, गुस्सा बिल्कुल बैरियर है। पुअर मेमोरी, कमजोर याददाश्त, मैंने आपको भी बताया था कि हम लोग 2 बातें हमको बोलनी रहती है, एक पर इतनी बातें कर लेते कि दूसरी बताना ही भूल जाते हैं, तो ये भी है कम्युनिकेशन में एक बैरियर। तो इसका आंसर अगर मैं पेपर में टिक करके आता आज वाली क्लास के हिसाब से, तो क्या टिक करके आता, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। यही आपने अभी टिका था, इस पर कंफर्टेबल है अपन लोग। चलें फटाक से अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो सीजीपीएससी प्री में हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संचार कौशल में बाधक नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा वाला बाधक नहीं है। अभी तक हमने देखा कौन सा वाला बाधक है, अब आपको बताना है कौन सा वाला बाधक नहीं है। तो भावनात्मकता, मतलब कि इमोशनैलिटी है। सीमित शब्दावली, बताया था ना भाई कि हम लोग बोलते हैं अगर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, तो ऐसा वैसा कैसा, तो उसके लिए हमारे पास शब्द होने चाहिए कि गाड़ी तेज चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा वाला एग्जांपल लिया था ना, तो ये भी दरअसल बाधक है। वरिष्ठों का भय, अभी बताया था जब हम लोग अपने स्कूल के प्रिंसिपल या कॉलेज के डायरेक्टर, या अगर मान लिया कि किसी पावरफुल इंसान से हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा डर के बात करते हैं कि इंसान को जो है बुरा ना लग जाए, फिर हमको जो है परेशान करेगा बाद में, है ना, ऐसा। तो फियर ऑफ सुपीरियर्स बिल्कुल होता है। सूचना की अधिकता, वही आपको एग्जाम्पल लेकर बताया था कि अगर मान लिया कि आप अगर बुक पढ़ते हैं, अब बुक में इतना सारा कुछ लिखा हुआ होता है तो हमें खुद समझ नहीं आता कि कौन सी चीज को पढ़ना है, कौन सी चीज को छोड़ना है। लेकिन अगर कोई ऐसा पीडीएफ बना कर दे दे, बराबर एमसीक्यू भी बैक टू बैक करवा दे, और उसके बाद जो थोड़ा रिवीजन भी करवा दे, तो बस लाइफ सेट है अपनी। पेपर फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता अपने को, बिल्कुल अपन ऐसे ही मेहनत करेंगे मेरे साथ। तो ये भी दरअसल बैरियर है। तो कौन सा बैरियर नहीं है, ये है संक्षिप्तता, मतलब कि कंसाइसनेस। संक्षिप्तता कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पीडीएफ है, मैंने क्या किया, पूरी की पूरी किताब है, भरी पड़ी है कम्युनिकेशन स्किल के टर्म से, मैंने उसमें उन सारी चीजों को सेलेक्ट किया जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है आपके साथ में निकाल कर ले आया, मतलब कि संक्षिप्त रूप में आपके सामने निकाल कर ले आया, और आपको टॉपिक जो है बहुत आराम से समझ में आ गया। तो कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं, और जो मैंने कहा आपने समझा, पेपर में टिक किया, और अपना सेट है सब कुछ, एकदम मजा आ गया, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संक्षिप्तता। ठीक है, आइए, ये हो गया इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि सांकेतिक संप्रेषण में शरीर के अंग संचालन को खालिस्तान कहा जाता है। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट्स इज कॉल्ड। अब देखो, जो बॉडी का जो फिजिकल मूवमेंट है वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो तुमने नोटिस किया बीच बीच में जो है मेरे हाथ जो है इस तरह से मूवमेंट करते हैं ताकि आपको बात और अच्छे से समझ में आ सके, है ना। मैं ऐसा कर रहा होता हूँ और आप स्वयं भी ऐसा करते होंगे। तो ये जो मैं बॉडी में जो मूवमेंट लेकर आ रहा हूँ,
ये जो मैं बॉडी में जो मूवमेंट लेकर आ रहा हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ, यही दरअसल होता है एक तरह का सांकृतिक संप्रेषण। मतलब आप ये भी समझ सकते हो, कई एग्जांपल ये भी समझ सकते हो, कई लोग जो है इशारों में जो बातें करते हैं, ये वाला जो निशान लेकर बताता है ये वाला, तो ये भी एक तरह की एक्सप्रेशन को कन्वे करता है ना। तो ये एक तरह के एक्सप्रेशन को कन्वे करता है, आप ऐसे भी यूज करते होंगे, ये भी एक तरह के एक्सप्रेशन को कन्वे करता है। तो ये जो सांस्कृतिक संप्रेषण है, शरीर के अंग संचालन को खालिस्तान कहा जाता है। इसको कहते क्या है वो आपसे पूछ रहा है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो इशारों वाली जो भाषा होती है, वो दरअसल बॉडी लैंग्वेज की, मतलब बॉडी फिजिकल मूवमेंट की, उसको कहलाती क्या है, उसकी वो किस टर्म को वो कन्वे करता है। तो एक एक टर्म जो है मेरे साथ इत्मीनान से समझ लेते हैं। पहला वाला टर्म है काइनेसिक्स, मतलब कि अंग विक्षेपण। अंग विक्षेपण को मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले बाकी समझ लेते हैं। पहला है, दूसरा है सामीप्य, मतलब कि प्रॉक्सिमिक्स। अब जरा इस वाली चीज को समझिए, प्रॉक्सिमिक्स यानी कि सामीप्य क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले शब्द को समझिए, ये सारे शब्द ही आपको समझ में आने चाहिए। ये क्लास लेने का मेरा सबसे बड़ा एजेंडा ही यही है कि आपको ये सारे टेक्निकल टर्म समझ में आए, और अगर आपको टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आते तो फिर क्लास में होने का कोई फायदा नहीं है। समझो जरा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लें कि कोई जो नेता है, वो जब कोई भाषण देते हैं तो वो स्टेज पर खड़े होते हैं और बाकी सारी जो जनता है वो सामने खड़ी हुई होती है। स्वीकार करते हो? तो ये जो टाइप का कम्युनिकेशन है कि भाई जो वक्ता होता है वो जनता से, वो ऑडियंस से थोड़ा अलग निकल कर आता है ताकि ऑडियंस उसे देख सके और उसके बाद वो अपनी बातों को ऑडियंस को संबोधित करते हुए कहता है। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है यही होता है प्रॉक्सिमिक्स, मतलब कि सामीप्य। मतलब कि जो वक्ता होता है वो जनता से थोड़ा अलग निकल कर खड़ा रहता है और थोड़ी सी दूरी बनाकर अपनी बात को जनता को संबोधित करते हुए कहता है, यही कहलाता है प्रॉक्सिमिक्स। यही सामीप्य का एक उदाहरण है। समझिए प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है। अगला है गेस्चर, मतलब कि हाव भाव। एकदम करेक्ट बात है, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन का मीडियम बनता है। जैसे मान लो कि आप जो है अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, अब आपको किसी इंसान से जो है बात नहीं करनी है, तो आप क्या करेंगे, उसकी तरफ मुंडी नहीं उठाएंगे, आप अब अपना कॉपी में ही देखते रहेंगे कि वो आके निकल जाए, उसको लगे कि मैंने उसको देखा ही नहीं है। ये हुआ गेस्चर। लेकिन अगर मान लो कि आपको किसी इंसान से बात करनी है और वो आपके सामने से होकर गुजरता है तो आप खड़े हो जाते हैं, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड इवनिंग, हेलो, आई वांट टू टॉक टू यू, ऐसा बात करते हैं ना। तो ये हुआ गेस्चर, ये हुआ हाव भाव। अब ऑल ऑफ द वो, नन ऑफ द वो। अब वो बोल रहे हैं कि भाई अंग संचालन के लिए, सांकेतिक भाषा के लिए, तो ये अंग विक्षेपण अपने आप में ही क्लियर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेसिक्स। यही दरअसल होता है सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक अर्थों में अपनी भाषा को जो है व्यक्त करने की कोशिश कर रहा। तो काइनेमिक्स इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा, अंग विक्षेपण इसका सही जवाब होगा, जिसका मतलब होता है सांकेतिक संप्रेषण, जिसमें हम लोग अंग संचालन के द्वारा जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ये वाला उदाहरण दिया था मैंने, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट वाला ऑप्शन, अंग विक्षेपण, काइनेसिक्स। अब ये वाला क्वेश्चन जो है एडीआई 2016 में पूछा गया। अब इस वाली बात को सुनना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो तुम, सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन सीजीपीएससी 2024 में पूछा गया। वो क्वेश्चन जो एडीआई 2016 में आया था, वही सेम टू सेम क्वेश्चन सीजीपीएससी 2024 में पूछा गया। और क्वेश्चन को पढ़ो ना, इन द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज यूज्ड फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखो क्या लिखा हुआ है, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द स्टडी ऑफ बॉडीज फिजिकल मूवमेंट्स इज कॉल्ड। मतलब वही सेम बात है जो थोड़ा शब्दों को आगे पीछे करके बोल रहा है। यहाँ पे लिखा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये लिखा हुआ है भैया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो एक ही क्वेश्चन जो एडीआई 2016 में आया, वही सेम क्वेश्चन घुमाकर आपको इस साल सीजीपीएससी के एग्जाम में उसने पूछा। और हिंदी भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है गैर मौखिक संप्रेषण, और यहाँ पर इसने लिखा हुआ है सांकेतिक संप्रेषण। दोनों एक ही बात है। गैर मौखिक मतलब मैं बोलूंगा नहीं, इशारों का यूज करूंगा, सांकेतिक का मतलब भी होता है इशारे। तो मतलब आपको बताने की कोशिश करूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वही चीजें जो है आपके एग्जाम में एकदम पूछी जाएंगी, और देखो उसी तरीके से पूछी भी गई है। वही सेम कंटेंट घुमा घुमा कर अलग अलग भाषा के हिसाब से अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है। एकदम वही सेम क्वेश्चन है, गैर मौखिक संप्रेषण को शारीरिक भाषा का अध्ययन क्या कहलाता है? भैया हमारा जो है गतिकी, यानी कि काइनेसिक्स, और गतिकी की शुद्ध हिंदी है हमारे पास, क्या है भैया? अंग विक्षेपण। बस हो गया, इस क्वेश्चन का यही जवाब था। कंफर्टेबल है हम लोग, आइडिया एक्सेप्टेड हो गया।
तो यहाँ तक जो है मैंने आपको कम्युनिकेशन का जो है एक सेक्शन जो है डिलीवर और कर दिया। हमने आज मेरे साथ लेक्चर नंबर 2 सुना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ सर हम लोग को जो है चीज़ें थोड़ी बढ़िया तरीके से जो है कन्वे हो रही है और हम लोग जो है चीज़ों को कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, और हाँ हम लोग को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एक आध और हम लोग को क्लासेस मिलती हैं तो हम लोग जो है इसमें अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो बिल्कुल अपना जो इम्प्रेशन है वो लाइक बटन और कमेंट वाले सेक्शन पर जो है मेंटेन करके रखिएगा। आपके इम्प्रेशन जो है मुझे मोटिवेट करते हैं इस वाले लेक्चर सीरीज में और मेहनत करने के लिए। तो बिल्कुल आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वाली क्लास में इसके अगले वाले अध्याय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।